ओके डियर स्टूडेंट्स, इस नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेकिन जैसा कि पीछे हमने प्रॉमिस किया था, आपसे याद होगा कि फ्रांस की क्रांति में कुछ प्रश्नों पर चर्चा होगी। एक प्रश्न जो 2019 में पूछा है, 2019 वाले उस प्रश्न को ही आपके सामने रखा था। मैं फिर एक बार ये प्रश्न आपके सामने लाऊं। हमारा प्रश्न ये था, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन तो उसी दिन मैं मतलब पिछले क्लास में, कल की क्लास में मैंने लिख डाला था, आपको याद होगा। उसमें क्वेश्चन हमारा यह था कि अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति में किस प्रकार आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं रही। इसका मतलब है क्वेश्चन हाइपोथेटिकल से सिद्ध करनी है इस प्रकार। उसमें इंट्रोडक्टरी लाइन क्या आना चाहिए वो हमने आपको लिखा। हालांकि आप जान लीजिए, इंट्रोडक्शन आप समय के साथ आपका बदलता रहेगा। आप अलग अलग इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसका हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आपका इंट्रोडक्शन रेलिवेंट होना चाहिए, प्रश्न की मूल मांग के अनुसार होना चाहिए, प्रश्न की जरूरत को पूरा करता हुआ जान पढ़ना चाहिए। तो आपने उसको लिख दिया, वो आपकी कॉपी पर लिखा हुआ होगा। अब चूंकि अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति दोनों के बारे में दिया हुआ है, आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं रखी। यह दे सकते हैं कि इन दोनों क्रांतियों के मध्य, मेरा पहला लाइन नहीं है, लाइन मैंने गोल पीछे लिख चुका हूं। 250 वर्ड्स के क्वेश्चन है। इन दोनों क्रांतियों के मध्य, इन दोनों क्रांतियों के मध्य, इन दोनों क्रांतियों के मध्य ऐसी विचारधाराएं, कुछ ऐसी विचारधाराएं विचारधाराएं अस्तित्व में आई, अस्तित्व में आई, जिनके माध्यम से, जिनके माध्यम से आधुनिक विश्व, आधुनिक आधुनिक विश्व, आधुनिक विश्व का उद्भव संभव हुआ, आधुनिक विश्व का उद्भव संभव हुआ, संभव हुआ। आपने इसे लिख डाला। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में फियर, खतरा ये होता है कि कहीं हम घटनाओं की तरफ ना बढ़ना, और घटना तो अनलिमिटेड, घटना उदाहरण हो सकती है, लेकिन घटना परिवर्तन को कैसे बताए, घटना आवृत्ताओं को कैसे जन्म दे, नहीं देगी। इसलिए अब इसमें जैसे संभव हुआ ऐसा दिए, आप एक एक विचार को अगर चाहें तो टाइटल देके भी रख सकते हैं। इसमें कोई जैसे आप यहाँ देते हो लिखित संविधान, तो लिखित संविधान अमेरिकी भी होगी और फ्रांसीसी भी होगी। चाहे आप टाइटल में लिखित एवं आधुनिक संविधान दे सकते हो, तो अमेरिका में भी कांग्रेस ऑफ फिलाडेल्फिया, और फ्रांस में भी दे सकते हो 1791 में, उसके आगे भी है। और दूसरा आपका हो जाएगा गणतंत्रवाद। तो गणतंत्र की स्थापना पहले राजतंत्र से एक कदम आगे थी, क्योंकि राजतंत्र में वंशांगत शासक होते हैं। अगर आप संवैधानिक राजतंत्र करते हो तो संवैधानिक राजतंत्र में भी क्या है, राजतंत्र को, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ हुआ कि अब राजतंत्र को या राजा को एक निर्वाचित विधानमंडल की सहायता से शासन करना, वह कहलाता है संवैधानिक राजतंत्र। लेकिन जिसे आप गणतंत्र कहते हो, यकीनन राजतंत्र से कई कदम आगे होता है। तो गणतंत्रवाद दोनों में आ गया। उसके बाद अब कुछ चीजें एक्सक्लूसिव अमेरिकी, जैसे आप मानव एवं व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा, 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 अधिकारों की घोषणा। तो इसमें आपको मानव एवं व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा दोनों में हो जाएगी। आप अगर चौथे बिंदु को देना चाहो तो संघीय सरकार का संघीय मॉडल, सरकार का संघीय मॉडल। लेकिन अगर आप संघीय मॉडल दोगे, यहां पर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। सरकार का संघीय मॉडल, संघीय मॉडल, एक यहां पर आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। ऐसा अमेरिकी संविधान या फ्रांस की संविधान का संघीय ढांचा न तब था न आज, बल्कि अगर मैं यह कहूं कि फ्रांस संघीय मॉडल से हमेशा एवर्स रहा है, उसे एलर्जिक रहा है, तो आश्चर्य की बात नहीं। तो हमें यहां पर इसको क्लियर करना है। फिर आप अब उदारवाद एवं राष्ट्रवाद दोनों में है। इसमें आप केवल यूएसए, उदारवाद एवं राष्ट्रवाद, ये दोनों में है। इसको दोनों में आप रहने दीजिए, उदारवाद एवं राष्ट्रवाद। उसके बाद प्रजातंत्र, फ्रांस की क्रांति में उभर कर तो आ ही गया। जैकोबियन शासन है वो प्रजातंत्र कुछ समय के लिए लाया है, हालांकि उसमें महिलाओं को अधिकार नहीं मिले हैं, परंतु उसको प्रजातंत्र फ्रांस नहीं केवल। और
से संबंधित, और समाजवाद। समाजवाद केवल फ्रांस में होगा। आप ये 7 अगर इसमें चाहो तो 1-2 आप और भी जोड़ सकते हो। ये 7 उसकी लिस्ट है। आधुनिक विश्व के विकास में इन सभी विचारधाराओं की भूमिका है, और ये अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति दोनों में उभर कर आए। इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं बड़ा स्पेसिफिक होते हैं, थोड़ा सा वो अलग होते हैं ऑप्शनल के क्वेश्चन से। हालांकि 25% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल और जनरल स्टडीज दोनों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को मैं टच करता हूँ। मैं आपके लिए वैसे क्वेश्चंस को कभी नहीं टच करता जो ऑप्शनल का क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर यही परेशानी होती है पढ़ने पढ़ाने में कि ऑप्शनल का ही पार्ट जनरल स्टडीज में चला दिया जाता है। जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस अलग होते हैं, विषय की प्रकृति भी अलग होती है, और बच्चे जीएस पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं होते हैं, तो उनको जरूरत से ज़्यादा पढ़ाने से दूसरे सब्जेक्ट में उनको परेशानी हो जाती है। तो उसमें दोनों बातों का ध्यान इसमें रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं 2 ऐसे क्वेश्चन को ऑर्डिनेट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो ऑप्शनल में था परंतु जीएस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन मैंने फॉर्म किया। ये क्वेश्चन अभी आप नहीं लिख सकते। क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति क्रांति जितना इसे इसे संपादित करना अभिष्ट था, जितना इसे संपादित करना अभिष्ट था, उससे बहुत कम पाया, क्या आप सहमत हैं? ये आपको पूछा था यूपीएससी में 1989 में, जब इस फ्रांस की क्रांति का वो बाइसेंटेनरी ईयर था, तो ये प्रश्न पूछा। आप समझ सकते हैं इसके उत्तर की परिधि कहाँ तक चली जाएगी। इसके उत्तर की परिधि 1989 तक चली, क्योंकि 1989 में पूछा है। और आज के समय में पूछा जाए तो हम इसे आज तक भी ला सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद एक कह सकते हो कि बहुत ही पावरफुल आइडियोलॉजी के रूप में आया। जब ग्लोबलाइजेशन आया तो ऐसा लगा कि राष्ट्रवाद दब गया, लेकिन राष्ट्रवाद तो ग्लोबलाइजेशन से भी पावरफुल निकला, तो ग्लोबलाइजेशन से भी कहीं आगे निकल गया। तो अगर आज के संदर्भ में क्वेश्चन हमें पूछे तो हम वर्तमान तक इसको ला सकते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि सही मायने में आप अगर जिसको आप कहोगे टॉपर्स टच ऑफ राइटिंग, जो राइटिंग में टॉपर्स का टच होना चाहिए, वो आप में तब आएगी जब पूरी सेगमेंट को आप एक साथ देखोगे। ये क्वेश्चन अभी हम नहीं लिख सकते, इसके लिए कम से कम हमें 19वीं सेंचुरी का इतिहास जानना ही होगा, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उस इतिहास को जानने के बाद तब इस तरह के क्वेश्चन के साथ जस्टिस कर सकेंगे। इसको हम रिजर्व में रख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन कब? तो इस पार्ट को पढ़ाने। और दूसरा भी मैं क्वेश्चन फॉर्म करूंगा, यह भी अभी के लिए। ये क्वेश्चन है 19वीं सदी का यूरोप, 19वीं सदी का यूरोप फ्रांस की क्रांति की विरासत से ही संघर्ष करता रहा। फ्रांस की क्रांति की विरासत से ही संघर्ष करता रहा। फ्रांस की क्रांति की विरासत से ही संघर्ष करता रहा। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। सदी का यूरोप फ्रांस की क्रांति की विरासत से ही संघर्ष करता रहा। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। ओके, तो मतलब ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको हिस्ट्री ऑफ 19वीं सेंचुरी समझना होगा, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इन दोनों प्रश्न को वेट कर लेते हैं उसके लिए। ओके, अब आते हैं उसमें। अब 1815 के बाद का यूरोप, ये आज हमारा टॉपिक है। और ये 1815 के बाद है, यह तो क्लियर है कि 1815 है। 1815 के बाद कब तक और कहाँ तक इसकी यात्रा होगी, कहाँ तक जाएगी, इसको हमने ओपन एंडेड छोड़ा। माय स्टूडेंट्स, ये रियली एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत इवेंटफुल है। इसमें बहुत सारे इवेंट्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो मेरे लिए चैलेंज है कि उन सारे बदलावों को सुगम ढंग से आप तक हम पहुंचा सकें। और आप इसे अगर एक स्ट्रक्चर बनाकर डालेंगे तो मेरा विश्वास है कि यह पूरे चेंजेस आपके स्ट्रक्चर में अगर ढलेगा तो आप सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। और सबसे बढ़कर आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो इसमें है क्या, इसमें मुख्य बिंदु किन किन पर गौर किया गया है और किस पहलू पर। तो यूरोप 1815 के पश्चात, अब 1815 के पश्चात के यूरोप में क्या हुआ? नेपोलियन वाटरलू चला गया, वाटरलू भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया। सॉरी, वाटरलू के युद्ध के पश्चात हुआ, सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया। तो यूरोप अब यूरोपीय नेताओं के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि सबसे पहले अब यूरोप का ऑर्डर को कैसे बनाए। क्योंकि पिछले 25 वर्षों में जो फ्रांस की क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति ने 25 वर्षों से यूरोप को इतना हिला दिया था, यूरोप में स्टेबिलिटी लाना बहुत आवश्यक था।
तो पहला मुद्दा तो यही खड़ा हुआ कि भाई उसको कैसे हम यूरोप में स्टेबिलिटी लाएँ। तो उसमें वियना कांग्रेस एक जो वियना कांग्रेस है, वह वियना कांग्रेस प्रोटैगनिस्ट के रूप में आएगा। ये एक बहुत ही ये पूरे 19th सेंचुरी में आप देखोगे तो बहुत इवेंटफुल सेंचुरी है। यह सेंचुरी में हालाँकि इसी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ है, औद्योगिक क्रांति भी हुई है। लेकिन जब आपका ये जो आपको मैं ये जो पार्ट मैं आपका कवर कर रहा हूँ आपको याद होगा, पार्ट फर्स्ट में तो मैंने आपको पृष्ठभूमि का ज्ञान दिया था जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। और जो पृष्ठभूमि का वो है और ये पार्ट फर्स्ट है जो आपको प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति और लास्ट आप यही देखोगे तो यह पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो तीसरा पार्ट हमारा आरंभ होगा औद्योगिक क्रांति। उसके बाद आप समाजवाद और मार्क्सवाद की विचारधारा देखोगे, फिर साम्राज्यवाद देखोगे और साम्राज्यवाद के बाद आप एशिया अफ्रीका का विभाजन देखोगे, साम्राज्यवादी संघर्ष देखोगे और वहां तक यह पूरा का पूरा पहुंच जाने के बाद तब जाकर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति आएगी। तो वो सीधा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिंक से यहाँ से भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जुड़ेगा और आगे आप जो औद्योगिक क्रांति वाले कॉलम को ले चलोगे वहां से भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जुड़ेगा। दूसरी बात है 1815 के पश्चात कितने तरह की घटनाएं आपको बताने जा रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि औद्योगिक क्रांति इसके मध्य शुरू होगी। औद्योगिक क्रांति तो सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू होगी और 19वीं सदी के आरंभ में या ब्रिटेन में स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगेगी और फिर पश्चिमी यूरोप में इसका विस्तार होगा। अब ब्रिटेन के ही मॉडल पर बाकी देश इसे अपनाना शुरू करेंगे, जर्मनी, रूस और भी कई देश जो पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप के देश हैं। जब औद्योगिक क्रांति होगी तो औद्योगिक क्रांति यूरोप में और भी कई प्रकार के बदलाव लाएगा, तो वो बदलाव भी यहाँ कोइंसाइड करेगा, परंतु हम यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डील नहीं करेंगे। यूरोप 1815 के पश्चात और यहाँ पर कांग्रेस और वियना या वियना कांग्रेस आप देख रहे हैं। तो पहले वियना कांग्रेस आएगा और इसके द्वारा यूरोपीय व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास, इसके द्वारा यूरोपीय व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। तो अब यूरोपीय व्यवस्था को स्थापित कैसे करेगा यह? तो इसके लिए इसको कई काम करने पड़ेंगे। तो फ्रांस की क्रांति से निकली हुई जो बड़ी उग्र विचारधारा है, वो उग्र विचारधारा है उदारवाद और राष्ट्रवाद। ये पुराने ऑर्डर को रिस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि ये पुराने ऑर्डर को रिस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो जाहिर है यह चाहते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने जो उथल पुथल मचाया है उसको समाप्त कर दे। तो फ्रांस की क्रांति ने एक तो क्रांति की विचारधारा फैला दी है, तो उसे क्रांति को नियंत्रित करना है। दूसरा, नेपोलियन ने राष्ट्रीय राज्य की सीमा को बदल दिया था या वेस्टफेलिया सिस्टम को तोड़ दिया था फ्रांस की क्रांति में, तो फिर वेस्टफेलिया ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना है। नेपोलियन ने शक्ति संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया था, तो फिर इन्हें शक्ति संतुलन को दोबारा पुनर्स्थापित करना है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जो इसे डील करने हैं। तो जब यह यूरोप में ऑर्डर कर रहा होगा तो फ्रांस की क्रांति कहावत आपने सुनी होगी, पीछे मैं चर्चा कर चुका हूँ कि मृतक सीजर जीवित सीजर से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। मृतक सीजर से हमारा इशारा है जूलियस सीजर, उसके विषय में ये प्रोवर्बियल स्टेटमेंट आता है कि जो सीजर मरने के बाद ज्यादा पावरफुल होगा। तो फ्रांस की क्रांति भले नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू में दबा दिया गया, लेकिन बोनापार्ट का जो भूत है उसको यूरोप में आप कैसे मिटा दोगे? उसने जहां जहां गया वहां सामंतवाद को समाप्त कर दिया है, कुलीन सामंतवाद को समाप्त कर दिया है, चर्च को नियंत्रित कर दिया और उसने नेपोलियन कोड को लागू कर दिया। तो अब ये चाहते हैं कि फिर एक बार राष्ट्रीय राज्य को स्थापित कर दे। जनता सक्रिय हो चुकी है, फ्रांस में जनता सक्रिय हुई, यूरोप में जब क्रांति फैली तो यूरोप की जनता सक्रिय हो गई। ये चाहते हैं फिर जीन को हम दोबारा बोतल में फिर कैद कर दें और समय की धारा को मोड़ दें। तो ये चाहते हैं। अब ये कैसे संभव है? एक बार अगर जनता सड़क पर आ गई तो फिर उसको घर के अंदर और उसे फिर तुम पैसिव बनाना चाहते हो एक्टिव से, वो तो पॉसिबल नहीं। लेकिन यूरोपीय ऑर्डर का मतलब है कि फिर हम यूरोप पहले की तरह हो जाए और एग्जैक्ट पहले की तरह ना भी हो तो कम से कम ऐसा आगे क्विक परिवर्तन ना हो। तो ये इनकी मंशा है। तो इस मंशा को रखते हुए यूरोप में दो चीजों में टकराहट आप देखोगे। एक निरंतरता की शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे राजतंत्र, कुलीनवर्ग और चर्च, और दूसरा परिवर्तन की शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही होगी विचारधारा उदारवाद और राष्ट्रवाद। यही हमें आपको समझाने का मौका मिलेगा उदारवाद और राष्ट्रवाद क्या है, और फिर आपको मैं यह भी बताऊंगा कि ये विचारधारा यूरोप में एक व्यापक परिवर्तन की मांग कर रही है और उसी समय आर्थिक भौतिक आधार पर दो परिवर्तन के कारक काम कर रहे हैं। एक औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति जब आर्थिक ढांचे को बदल रहा है, मेरे डायग्राम को याद करिए, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, बदलता हुआ वर्गीय समीकरण, वैचारिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, ये पूरा का पूरा साइकिल घूमना है। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इकोनॉमिक चेंज लाया तो आप कैसे राजनीतिक परिवर्तन को रोक सकते हो? तो जो ऑर्डर चाहता है यूरोपियन ऑर्डर, उसमें एक व्यक्तित्व का नाम आपको मिलेगा मेटरनिक। वो मेटरनिक चाहता है एक मेटरनिक पद्धति के माध्यम से यूरोप में परिवर्तन को रोके रखे। लेकिन औद्योगिक क्रांति को कैसे रोकोगे? दूसरा कारक है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या की मांग और संसाधनों के बीच के संबंधों को बदल रहा है, उसकी मांग भी परिवर्तन है। विचारधारा के स्तर पर उदारवाद और राष्ट्रवाद की मांग परिवर्तन है। आगे चलकर उदारवाद से ज्यादा महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रवाद हो जाएगी। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा होगी कि 19वीं सेंचुरी के यूरोप को हिला कर रख देगी। एक तरफ पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रीय राज्य को यह अधिक संगठित बना देगी, तो मध्य यूरोप में इटली और जर्मनी और दक्षिण यूरोप में इटली विभाजित को एकीकृत कर देगी। तो मध्य यूरोप में ऑस्ट्रियाई साम्राज्य और पूर्वी यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य और फिर के समक्ष यह अस्तित्व का संकट उत्पन्न कर देगी, तो वहां पर विघटन को प्रोत्साहन दे देगी और पूरा यूरोप 19वीं सेंचुरी तक एक तरह से
उथल-पुथल के दौर से गुजरता रहेगा। उदारवाद और राष्ट्रवाद की विचारधारा है यूरोप में, एक के बाद दूसरी क्रांति लाता रहेगा और वो क्रांति के कारण निरंतरता की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति टकराते रहेंगे। 1820 के दशक में एक बड़ा विद्रोह होगा जो फ्रांस से निकलकर संपूर्ण यूरोप में फैल जाएगा। 1830 में फ्रांस से क्रांति आरंभ होगी और पूरे यूरोप में फैल जाएगी और 1848 में फिर फ्रांस से क्रांति शुरू होगी और पूरे यूरोप में फैल जाएगी। इस प्रकार से इसका अखिल यूरोपीय प्रभाव दिखेगा। मैंने स्टडी मटेरियल आपको जो दिया हुआ है बिल्कुल इसी लाइन पर दिया हुआ है। आप एक बार कक्षा को अटेंड करने से पढ़ें और एक बार क्लास को अटेंड करने के बाद पढ़ें, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो हम एक बार आते हैं मुद्दे के ऊपर। 1815 के बाद का यूरोप, अब यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालें तो थोड़ा यह भी दिखाऊंगा और आपको कुछ कुछ चीजें नोट डाउन करके भी बताऊंगा। 1815 के बाद का यूरोप, यह काल यूरोप में निरंतरता एवं परिवर्तन की शक्तियों के बीच लगातार चलने वाले संघर्षों के लिए जाना जाता है। इस काल में राजतंत्र, चर्च और कुलीन वर्ग निरंतरता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि उदारवाद एवं राष्ट्रवाद जैसी क्रांतिकारी प्रवृत्तियां परिवर्तन की शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। यह उदारवाद और राष्ट्रवाद, पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं। 1815 के पश्चात यूरोप में निरंतरता की शक्ति, निरंतरता की शक्ति, निरंतरता की शक्ति का मतलब वह शक्ति जो परिवर्तन को रोक रही है। निरंतरता की शक्ति में आपको तीन एंटिटीज देखनी है: राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च। ये तीनों हैं जो अपने आप को फिर दोबारा बचाने की ही नहीं, पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर है परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति में दो है इसमें, एक है वैचारिक। तो वैचारिक कारक में दो आ जाते हैं, एक है उदारवाद और दूसरा है राष्ट्रवाद। और दूसरा इधर देख रहे हो भौतिक आर्थिक। अब भौतिक आर्थिक में मैं एक ही रखता हूं, वैसे दो भी आप डाल सकते हो। एक ही केवल औद्योगिक क्रांति आप रखिए तो भी चलेगा। औद्योगिक क्रांति, एक जनसंख्या वृद्धि भी हमने रखी है। जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है कि अगर देखो, जनसंख्या वृद्धि को भी परिवर्तन का कारक इसलिए माना जाता है, जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो जनसंख्या की मांग और उपलब्ध संसाधनों के बीच का जो गैप आता है उसे डिसकंटेनमेंट होता है, और डिसकंटेनमेंट कहीं ना कहीं परिवर्तन और रेवोल्यूशन को जन्म देता है। इसलिए ये आपको, यही दोनों को आप देखें। अब देखिए यहाँ पर आपको क्रांतिकारी शक्तियां में उदारवाद और राष्ट्रवाद। अब मैं आपको उदारवाद को ही समझाता हूँ। देखो, उदारवाद का आप लिटरल मीनिंग जेनोसिटी मत लगाना। उदारवाद एक विचारधारा है। कौन सी विचारधारा है? तो मध्यवर्गीय विचारधारा है। इसका आधार ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी, वह अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति आदि ने तैयार किया। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज लिबरलिज्म, तो मोटे तौर पर अगर क्लास इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप सीधा बताओ कि वह मध्यवर्गीय विचारधारा या एक ऐसी विचारधारा जो मुख्यतः मध्यवर्ग के हित में था। इसमें क्या क्या है? तो उदारवाद बुर्जुआ वैश्विक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। वैश्विक दृष्टिकोण का मतलब हुआ बुर्जुआजी वर्ल्ड व्यू। यहाँ पर वैश्विक दृष्टिकोण मतलब एक बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ देखो शब्द मध्य वर्ग के लिए है, और यह शब्द कार्ल मार्क्स ने कहा था पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ। तो बुर्जुआ वैश्विक दृष्टिकोण से मतलब वही है, यह मध्य वर्ग के हित में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की मांग करता है। तो अब इसकी राजनीतिक मांग क्या है कि राजतंत्र निरंकुशता को चुनौती। इसमें यह क्या देगा? तो इसका बल होगा संवैधानिक राजतंत्र को। राजतंत्र निरंकुश ना हो, संवैधानिक हो, संवैधानिक राजतंत्र। गणतंत्र तो इसकी मजबूरी है, गणतंत्र का इसकी चाहत वैसी नहीं हो तो निम्न वर्ग के दबाव में गणतंत्र पर चले जाते हैं, अन्यथा यह संवैधानिक राजतंत्र इसका स्टैंडर्ड है। अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन, जैसे आपको मैंने लेसेज फेयर बताया था, लेसेज फेयर प्रबोधन में, इनलाइटनमेंट में, एडम स्मिथ, तो मुख्य रूप से कर सकते हो तो मुक्त अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति का मतलब है मुक्त अर्थव्यवस्था। अब तीसरा आता है व्यक्तिवाद का समर्थन। व्यक्तिवाद के समर्थक से मतलब है कि व्यक्ति के अधिकारों पर बल, व्यक्ति के महत्व पर बल, व्यक्ति के अधिकारों पर बल, इसे कहते हैं व्यक्तिवाद का समर्थन। इसमें कुल मिलाकर ये चीजें आती है। देखो, फॉर प्रोपेगेंडा वैल्यू, जो रूसों की कहते हुए जन समतौलता की अवधारणा, तो फॉर प्रोपेगेंडा वैल्यू भले ही मध्य वर्ग ने जन समतौलता की अवधारणा की बात की, परंतु व्यवहार में नहीं किया, सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए। रूसों की, क्योंकि रूसों की जो विचारधारा है वो मध्य वर्ग को सूट ही नहीं करता, वो चला जाता है निम्न वर्ग के हित में, इसलिए जन समतौलता को इन्होंने दावा करा। अब राष्ट्रवाद, वो उदारवाद है या राष्ट्रवाद है? अब राष्ट्रवाद क्या है? तो मैं अब राष्ट्रवाद का बड़ा टेक्निकल चीज है, तो मैंने इसको दोनों मॉडल को आपको समझा देना बढ़िया ढंग से। देखो, एक पारंपरिक मॉडल की हम बात करें। पारंपरिक मॉडल से तात्पर्य आपको याद होगा, जब मैंने पृष्ठभूमि का ज्ञान दिया था आपको, उसमें मैंने आधुनिक पश्चिम का उद्भव आपको कवर किया था, याद होगा। तो आधुनिक पश्चिम के उद्भव में मैंने राष्ट्रीय राज्य का उद्भव आपको बताया था। 16वीं सेंचुरी और 18वीं सेंचुरी के बीच यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों ने राष्ट्रीय राज्य की सीमा खींची, अस्थायी सेना को संगठित किया, व्यावसायिक नौकरशाही को स्थापित किया, अपनी स्थिति मजबूत की,
और अपने आप को राज्य के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया। आगे जब वेस्टफेलिया की संधि हुई 30 वर्ष युद्ध के बाद, तो राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं को मान्यता मिली और फिर इसी क्रम में राज्य के माने राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में राजतंत्र को स्वीकृति मिली। उसमें इस राष्ट्र में कोई जनता का लेना देना नहीं था। कहने के लिए तो यह भी राष्ट्रीय राज्य था, राष्ट्रवाद 16वीं सेंचुरी का राष्ट्रवाद था। इसमें किन-किन बातों पर बल था? तो भौगोलिक एकता, प्रशासनिक केंद्रीयकरण जो राजतंत्र के अंतर्गत किया जा रहा था, और सांस्कृतिक एकरूप था। मतलब आप कह सकते हो राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय झंडे हों, और इस तरह की एक भाषा, एक राष्ट्र, तो ये सभी चीज़ें यूरोप के महत्वाकांक्षी शासक है, उन्होंने इस बात को प्रोत्साहित किया और एक तरह से सांस्कृतिक एकरूपता पर बल दिया ताकि हमारा राष्ट्र मजबूत हो। लेकिन उनका स्लोगन क्या था? मैं ही राज्य हूँ, जो लुई 14वां बोलता है। इसमें जनता की भागीदारी। मैंने आपको बताया था कि अगर दो शासक राजवंशों में वैवाहिक संबंध होता, तो एक राजवंश अपना भूभाग उन्हें डॉरी के रूप में, दहेज के रूप में दे देता, जिसमें लाखों लोगों का ट्रांसफर हो जाता, उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती। वह था राजा का राष्ट्र। लेकिन यह राष्ट्र को ऊपर से राजा जो जोड़ के रख रहा हो, लेकिन आंतरिक रूप से यह राष्ट्र विभाजित है। आंतरिक रूप से कैसे विभाजित है? तो ये है, ये कहते हैं हम कुलीन हैं, ये कहते हैं हम ये कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार हैं, पादरी के विशेषाधिकार है, जनसामान्य। तो यहाँ पर उनकी प्रजा एक धरातल पर है कहाँ? जो प्रजा है, लेकिन प्रजा तो बटी हुई है। कोई प्रजा विशेषाधिकार प्राप्त है, कोई प्रजा विशेषाधिकार विहीन है। राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या है? राष्ट्र तब होता है जब एक होने का भाव होता है, हम एक हैं। और यह चीज आधुनिक राष्ट्रवाद क्या है? हम एक हैं। हम एक मतलब अ सेंस ऑफ गेटिंग एसोसिएटेड विद ईच अदर। यह सेंस यहाँ नहीं है। यहाँ पर राजा राष्ट्र को सिंबलाइज कर रहा है, लेकिन यह राष्ट्र राजा का राष्ट्र आंतरिक रूप से विभाजित है। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति आरंभ हुई, इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ आया और राजा का राष्ट्र अब जनता का राष्ट्र हो गया। सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया। जनता के राष्ट्र से मतलब यह है जब इसमें जनता, क्योंकि मतलब अब उसका आंतरिक विभाजन समाप्त। अब कोई विशेषाधिकार प्राप्त है, कोई विशेषाधिकार विहीन है, कोई कुलीन है, कोई पादरी है, कोई जनसामान्य है, ये सब समाप्त हो गया। यानी सामंतवाद का अंत फ्रांस में हुआ, नागरिक और व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा हुई, तो कम से कम विधि का शासन स्थापित हुआ। तो एक तरह से लोगों की ये स्वीकृति मिल गई कि भाई चलो हम सभी एक हैं। तो ये जो भाव है, ये है आधुनिक राष्ट्रवाद का, जो फ्रांस की क्रांति से आई। और जब फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के विभिन्न भूभागों को जीता, तो राष्ट्रवाद की विचारधारा को फैला कर अब तो समझ रहे हो। अब इस राष्ट्रवाद में क्या क्या चीजें आ गई? इसमें संसदीय राजनीति आ गई, जनसंप्रभुता का विचार आ गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाव आ गया। लेकिन ध्यान रहे, जनसंप्रभुता जो रूसों की विचारधारा है, उसमें आधुनिक राष्ट्रवाद का तत्व छिपा हुआ है। उसने क्या कहा था? जनरल विल इज द सॉवरेन विल, मतलब सामान्य इच्छा ही प्रभु की इच्छा है। सामान्य इच्छा से मतलब है कि जो पीपल है उसकी इच्छा प्रभु की इच्छा है। तो उसने किस बात पर बल दिया है? तो जनसंप्रभुता पर बल दिया है। और ये जनसंप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया है? जीन जैक्विस रूसो ने दिया। इसे यहाँ पर गौर करना है। तो ये आपका बनता है एक तरह से, अगर कहो तो पारंपरिक राष्ट्रवाद का मॉडल और आधुनिक विचार, मतलब जिसे तुम कहते हो उदारवादी विचारधारा। ये उदारवाद अगर परंपरागत राष्ट्रवाद के मॉडल से मिलता है, देखो ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। मैंने इसको बहुत हद तक सिंप्लीफाई करने की कोशिश की और मुझे लगता है तुम लोग समझ गए होंगे। मतलब परंपरागत राष्ट्रवाद में आधुनिक राजनीति को जोड़ दोगे तो आधुनिक राष्ट्र, क्योंकि आधुनिक राजनीति जनता से जुड़ी है और यह राष्ट्रवाद का मॉडल है वो राजा से जुड़ा है। फ्रांस की क्रांति के बाद एक नई चीज उभर कर आई है, पता है उसको कहते हैं जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट। तो पीछे कहने का, और पहले सबसे पहले 1791 में एक जगह था, एविग्नन नाम था, वो पोप का क्षेत्र था, उसका फ्रांस में विलय हुआ। वहां पर प्लेबिसाइट हुआ, प्लेबिसाइट का आधार पर उसका विलय फ्रांस में हुआ। तो मतलब क्या है कि अब अगर भूभाग का हस्तांतरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होना है, तो उसमें जनता की मर्जी ली जाएगी। प्लेबिसाइट वुड बी कंडक्टेड, वो राजा का राष्ट्र नहीं होगा। तो मेरे विचार से उदारवाद और राष्ट्रवाद, इसे आप लोग समझ चुके। औद्योगिक क्रांति, अब औद्योगिक क्रांति में अब यह नहीं कहनी है कि भाई औद्योगिक क्रांति परिवर्तन का कारक कैसे होगा। तो औद्योगिक क्रांति ने मध्य वर्ग की स्थिति को मजबूत करने के साथ ही औद्योगिक श्रमिक वर्ग को भी जन्म दी। अब नए वर्ग आए, इनकी आकांक्षा बनी, इनके द्वारा परिवर्तनों की मांग हो रही है। कांग्रेस अब वियना चाहेगा कि हम यूरोप में परिवर्तन को रोक कर रखें। नए नए सामाजिक वर्ग आ रहे हैं, आप कैसे रोकेंगे? डेविड थॉमसन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि फ्रांस की क्रांति का एक कारण, एक यह भी कारण था कि द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस सरपास्ट इट्स पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर। मतलब अगर आर्थिक ढांचा, जो प्रचलित राजनीतिक और सामाजिक ढांचा है, उसको तोड़कर अगर पार कर जाए तो परिवर्तन तो होना ही। आप इसको ऐसे समझें कि अगर शरीर बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा तो या तो कमीज उतरेगी या फटेगी। तो अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, बहुत एक्सपेंडिंग हो जाएगा, तो हाउ कैन यू मेंटेन द पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर? इसलिए आप देखते हैं कि ये औद्योगिक क्रांति है। वो तो मैंने पहले ही आपको फॉर्मूला दे रखा, याद करिए। मैंने ऐसे ऐसे करके बढ़ाया है। आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, बदलता हुआ वर्गीय समीकरण, वैचारिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सब साइकिल की तरह घूमता है। रीतिवादी ताकत कौन है? निरंकुश राजतंत्र है, कुलीन वर्ग और चर्च है, वो परिवर्तन की शक्ति है, रीतिवादी ताकत है। अब कैसे दोनों एक साथ चल सकते हैं? ये मैंने यूरोप का मानचित्र दे दिया। यूरोप का मानचित्र आप वैसे भी कभी खींचेंगे तो आराम से बन जाएगा। यहाँ पर देखो ये ब्रिटेन इस प्रकार से आ जाता है। ये आप देखोगे कि तीनों का स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सब मिलाकर बनता है। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड है। तो इस आप देखोगे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इसलिए आप यहाँ पर इसको देखा। अब देखो ये फ्रांस है और फ्रांस के सबसे नॉर्दर्न पार्ट में है नीदरलैंड है। नीदरलैंड में तुम देखोगे कि एक जगह है, पार्ट यहाँ तो खैर दोनों को मिला दिया गया है, 15 का है, कॉर्नर्स ऑफ वियना का। नहीं तो यहाँ पर पहले बेल्जियम अलग और हॉलैंड अलग था। हॉलैंड और बेल्जियम को मिलाकर कर दिया गया नीदरलैंड।
और इसके नीचे यहाँ फ्रांस और फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में स्पेन है और स्पेन के बस पश्चिमी किनारे पर आपको पुर्तगाल दिख जाएगा। उसके बाद आपका भूमध्य सागर इधर आ जाता है। इधर देखो अफ्रीका बस टच होने पर है स्पेन में, वही है जिब्राल्टर जहाँ से जहाज निकलते हैं। तो वहाँ से आप भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर में इधर से चले जा सकते हो। इधर फ्रांस है, फ्रांस के बाद इधर देखो प्रशा का एक पार्ट टूट गया है क्योंकि जर्मनी, ये पूरा जर्मनी विभाजित है। इसको तो नेपोलियन बोनापार्ट ने रिऑर्गेनाइज किया था, फिर कांग्रेस ऑफ वियना इसको 39 पार्ट में बांट दिया। तो इसको जर्मनी कॉन्फेडरेशन, उसको पहले बताया था, नेपोलियन ने बनाया था राइन का परिसंघ, जो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, आपको याद नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि आपको अनावश्यक चीज़ें याद ना करनी। जो चीज़ें आप समझ लेते हो वही एग्जाम में लिख पाओगे, जो चीज़ें आप जबरन निगलने की कोशिश करोगे उससे अगर जुड़ नहीं पाओगे तो एग्जाम पर वो चीज़ें नहीं जा सकती, विश्वास है। इसलिए उतना ही हम काम करते हैं जो हम याद कर सकते, रख सकें और लिख सकें, और आपको लिखने में बहुत ज़्यादा डेप्थ और फैक्ट की जरूरत नहीं है। आपको अगर चेंजेस की समझ हो तो आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। अब देखिए ये प्रशा, तो प्रशा तो देखो इधर है जर्मनी का, फ्रांस से डायरेक्ट इसका बॉर्डर नहीं है। कांग्रेस ऑफ वियना क्या करेगा कि प्रशा को एक पार्ट फ्रांस के बगल में जर्मनी का यह भाग भी दे देगा प्रशा को, तो सैक्सनी देगा प्रशा को, दूसरा जर्मनी का यह भाग देकर प्रशा को मजबूत बना देगा। क्यों मजबूत बनाएगा हम आगे बताएंगे। ये देखिए इटली को 7 पार्ट में डिवाइड कर देगा कांग्रेस ऑफ वियना। उसके बाद ये आपको ऑस्ट्रियन इंपायर है, बहुत बड़ा है उस समय के स्टैंडर्ड से, और पोलैंड को काट के छोटा कर दिया गया है क्योंकि इधर से रशिया कुछ पोलैंड के भाग पर कब्जा कर लिया है, कुछ ऑस्ट्रिया ने कर लिया है, कुछ उधर से प्रशा ने कब्जा कर लिया है। तो पोलैंड एक छोटा सा भाग बना हुआ है, रशियन इंपायर है, विशाल रशियन इंपायर। अब यहाँ पर मालडेविया, वेनेजुएला, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये ऑटोमन इंपायर है। जब यूरोप का मरीज होने वाला है तो इससे क्षेत्र निकल कर अब इसी का अभी पार्ट है, लेकिन ये पार्ट धीरे 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 स्वतंत्र होगा। ये आपका ऑटोमन साम्राज्य, ये काला सागर है और काला सागर रशिया और ऑटोमन साम्राज्य के बीच में। इधर ये इटली में ही तुम देखोगे कोर्सिका द्वीप है जहाँ नेपोलियन पैदा हुआ था, और ये लोम्बार्डी है जो क्षेत्र है, सॉरी ये है पिडमॉन्ट है और ये सार्डिनिया। तो इसी तरह यूरोप का मैप अगर देखोगे तो अच्छा, ये किंगडम ऑफ, ये पहले यहाँ पर क्या था, डेनमार्क, ये डेनमार्क है, और नॉर्वे और स्वीडन, लेकिन दोनों को कांग्रेस ऑफ वियना मिलाकर पावरफुल ज़्यादा बना देगा। तो आप अगर यूरोप के मैप को देखोगे तो यूरोप का मैप एक ऐसा है जो आंख बंद करके आप अपनी पेन से उसको ड्रॉ कर सकते हो, खींच सकते हो। अब देखो वियना कांग्रेस को देखो, उसका एजेंडा क्या है। तो नेपोलियन की पराजय के पश्चात यूरोप को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, क्योंकि वैसे भी उसका जो लोकेशन था ऑस्ट्रिया का, वो बिल्कुल ही सेंट्रल यूरोप में उसका लोकेशन, तो उस समय के लिए पावर था यूरोप का। और सबसे बढ़कर ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिक था वो यूरोप का एक बड़ा ही प्रभावशाली राजनेता था। वो चांसलर के पद पर था, प्रधानमंत्री था, वो भी काफी प्रभावी व्यक्तित्व था। तो क्या हुआ कि वियना में आपको बताया जाता है कि इसकी राजधानी वियना में अखिल यूरोपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसको वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस का मतलब है कॉन्फ्रेंस। वियना कांग्रेस में अधिकांश निर्णय निम्नलिखित 4 देशों के द्वारा लिए गए थे, ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन और प्रशा। ये विजेता राष्ट्र, ये चारों विजेता राष्ट्र। फ्रांस तो पराजित था। ये 4 पहले विजेता राष्ट्र थे, तो दे डोमिनेटेड इन द कांग्रेस ऑफ वियना। इसका प्राथमिक उद्देश्य यूरोपीय राष्ट्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना था। वस्तुतः नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने युद्धों के माध्यम से यूरोप के भू राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह से बदल दिया था। और दूसरा, यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना था। तीसरा, फ्रांसीसी क्रांति से उपजे उदारवाद और राष्ट्रवाद जैसे विचारों के प्रसार को रोकना, तथा यदि संभव हो तो यूरोप को क्रांति से पूर्व की अवस्था में लाना। और वियना कांग्रेस ने इटली और जर्मनी का एकीकरण रोकने के लिए इताली और जर्मन क्षेत्रों को सारे यूरोपीय देशों के मध्य विभाजित कर दिया। यूरोपीय राष्ट्र राज्य प्रणाली को पुनर्स्थापित करना। चौथा, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रीय राज्य को वेस्टफेलियन प्रणाली को गहरा आघात पहुंचाया था, अतः वियना कांग्रेस ने इसे पुनर्स्थापित करना चाहिए। अब देखिए मैं आपको याद ही करवा देता हूँ। वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस का उद्देश्य यूरोप के मानचित्र, यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण करना, पुनर्निर्धारण करना। ओके, यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण क्यों? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने युद्धों के माध्यम से यूरोप की सारी सीमाओं को तोड़ दिया था, यूरोप के मानचित्र को पूरी तरह से बदल दिया था। तो अब यह यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण करना, यह वियना कांग्रेस का प्रमुख एजेंडा था। दूसरा, क्रांति के विचारों को दबाना, क्रांति के विचारों को दबाना। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कि क्रांति के कौन से विचार? तो फ्रांस की क्रांति से जो उत्पन्न विचार होंगे वो 2 विचार होंगे, उदारवाद और राष्ट्रवाद। इनका उद्देश्य क्या है? उदारवाद और राष्ट्रवाद जैसे विचारों को दबाना। तो क्रांति के विचारों को भी दबाना चाहते हैं। तीसरा क्या है? तो वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया राष्ट्र राज्य प्रणाली को, वेस्टफेलिया राष्ट्र राज्य प्रणाली को पुनर्स्थापित करना, पुनर्स्थापित करना। तीसरा, 1, 2, 3, चौथा, शक्ति संतुलन को बनाए, शक्ति संतुलन को बनाए रखना।
अब शक्ति संतुलन को बनाए रखना मैं पीछे ही आपको बता चुका हूँ कि बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट वेस्टफेलिया की संधि में आता है। इन चारों को पहले आप याद रखिए, अपनी उंगली पर आप याद करिए, घर पर आप बस इन 4 पॉइंट को यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण करना, क्रांति के विचारों को दबाना, वेस्टफेलिया राष्ट्रीय राज्य प्रणाली को पुनर्स्थापित करना, शक्ति संतुलन को बनाए रखना। ओके, अब इन 4 में से एक-एक को आप देखिए कि वो क्या उसके लिए करे। अब इन 4 को मैं पहले लाता हूँ कि एक-एक के लिए आप ये पॉइंट 1 को देखिए, मानचित्र का पुनर्निर्धारण। तो अब मैं पहले पॉइंट नंबर 1 को ले रहा हूँ कि पॉइंट नंबर 1 के लिए वो क्या करेगा मानचित्र का पुनर्निर्धारण। इसके लिए वो एक काम करेगा, वैध वंश परंपरा पर बल देगा। मतलब यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण करना है तो कैसे निर्धारण करूं? तो वैध वंश परंपरा पर बल। वैध वंश परंपरा का मतलब है कि जिस क्षेत्र में जो शासक था उसी के वंश के शासक को स्थापित करो। उससे क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा। तो उसने इसका यहाँ पर क्या है? वैध वंश परंपरा की स्थापना और यथा स्थितिवाद को बनाए रखना। यथा स्थितिवाद को बनाए रखना। अब देखो 4 डोमिनेंट कंट्री है, याद रखो। ये 4 विजेता राष्ट्र हैं, ब्रिटेन है, प्रशा है, ऑस्ट्रिया है और रूस है। ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन और प्रशा। उसमें ऑस्ट्रिया का एक चांसलर है मेटरनिक, रूस में भी राजवंश वहाँ का शासक है संजाल अलेक्जेंडर प्रथम, वो अनुदारवादी शासक है। और फिर प्रशा में अब एक तो प्रशा का जो शासक है वो पहले फेडिक विलियम चतुर्थ था, उससे पहले कोई, तो वो फेडिक के परिवार का है। और ब्रिटेन में देखो तो ब्रिटेन में तो निर्वाचित प्रधानमंत्री होता था, तो पहले कैसलरे था, फिर उसी प्रकार से धीरे धीरे वहाँ बदलते जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। तो वैध वंश परंपरा और यथास्थितिवाद को बनाए रखने का मतलब यह है कि जब कांग्रेस ऑफ वियना यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर रही थी, तो अब सवाल हुआ कि नेपोलियन ने उस मानचित्र को बदल दिया है। तो अब राज्य के आकार को जब पुनः आप आकार दे रहे हो, या वहाँ पर देख रहे हो कि भाई कौन था शासक, तो पता चला कि उस शासक को नेपोलियन ने हटा दिया था, वो कहाँ, तो उनके वंश समाप्त हो गए हैं अब। तो वहाँ पर अगर आपको पुनर्स्थापना करनी थी तो जनमत संग्रह करवाते या जनता का मत लेते। अगर जनता का मत लेते तब तो आप फ्रांस की क्रांति से भी आगे बढ़ जाती। तो जनता का मत तो आपको लेना नहीं है, आप चाहते हो वहाँ पर शासक के वंश को ही स्थापित करें। तो स्थापित करने का मानदंड क्या होगा? तो मानदंड है वैध वंश परंपरा, कि जहां जिस वंश का शासक था, जहां जिस वंश का शासन था, वहां पर उसी वंश के शासन को स्थापित करो, दूसरे शासक को नहीं। वो देखेंगे लिस्ट कि अच्छा बताइए नेपुस में कौन शासन कर रहा था, तो पता चला कि यहाँ पर बुर्बो वंश के शासक शासन कर रहे थे। तो चलो अब वो कहाँ है? तो वो नहीं है, वो मर गए, उनका कोई पुत्र तो नहीं, उनका कोई भतीजा, तो हाँ वो अमुक जगह पर है, तो उनको लाइए और गद्दी पर बैठे। यही एजेंडा है। तो ये तो आपने देख लिया कि कैसा कन्जर्वेटिव एजेंडा है। दूसरा क्या है इनका? मैंने बताया था कि दूसरा क्रांति के विचारों को दबाना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? तो जर्मनी का 39 राज्यों में विभाजन। अब कांग्रेस ऑफ वियना क्या करेगा कि जर्मनी को 39 राज्यों में विभाजित कर देगा। 39 राज्यों में विभाजन, और इटली का 7 राज्यों में विभाजन। 7 राज्यों में विभाजन। देखो यहाँ पर क्या इन्होंने तरीका अपनाया है, आपने देखा। तो ये दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीसरा हमने आपको क्या चुनौती बताई है, ध्यान करिए, वेस्टफेलिया राज्य प्रणाली को पुनर्स्थापित करना। तो इन्होंने क्या किया